हेलो दोस्तों। तो कंपनी का शासन हम देख रहे थे और कंपनी के शासन में हमने कुछ अधिनियमों के बारे में चर्चा की थी। आज कंपनी के शासन को हम ख़त्म कर देंगे। आज हम जो शेष रह गए हैं, बाकी के जो दो एक्ट शेष रह गए हैं उनको भी आज ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम ताज के शासन के बारे में बात करेंगे। आज 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो कंपनी का शासन है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। लगभग ख़त्म क्या, ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद ताज का शासन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जैसा कि पिछली बार भी आपको बताया था कि इस बार का जो अधिनियम है 1833 का जो चार्टर अधिनियम है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये अधिनियम केंद्रीयकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्रीयकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? हमने कहा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने शुरू किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने एक बात कही थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, केंद्रीय प्रशासन की नींव जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से रखी गई थी। और अब हम 1833 के चार्टर एक्ट में इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति आपको मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक देखने को मिलेगी। केंद्रीयकरण की जो प्रवृत्ति है वो अपने उच्च स्तर पर पहुँच जाएगी। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति उच्च स्तर पर पहुँच जाएगी। अब केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति उच्च स्तर पर पहुँचने का मतलब ये है कि जो सरकार है उसका स्वरूप अब केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएगी और जो प्रांत हैं उनको उनकी शक्तियों को कम से कम कर दिया जाएगा। उनको शक्तियों से वंचित कर दिया जाएगा। केंद्र शक्तिशाली हो जाएगा, जो प्रांत हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको भी अब केंद्र जो है अडॉप्ट करने लग जाएगा, जैसा कि हम इसमें आगे की तरफ देखेंगे भी सही। तो शुरू करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम की क्या क्या विशेषताएँ हैं, जैसा कि हम देखते आए हैं क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो विशेषताएं देखते हैं। इसकी पहली जो विशेषता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना था, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसको हमने गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बना दिया गया था। तो बंगाल में फ़िलहाल गवर्नर जनरल कार्यरत हैं। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, पहले देखिए आप प्रक्रिया समझिए कि बंगाल में पहले हुआ करता था बंगाल में बना था गवर्नर। 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर हुआ करते थे। और बंगाल के गवर्नर को जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हमने चर्चा भी की थी, इसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल। ठीक है, ये हुआ था गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब बात कर रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। अब इसमें यही बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब वो बन जाता है भारत का गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का था, अब भारत का हो चुका है। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है ये, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें आप सभी जानते हैं नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया है जो ब्रिटिश कब्जे वाले जो क्षेत्र थे, इलाके थे, उन सभी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण अब देखा जाएगा। और ऐसे जो गवर्नर जनरल हैं, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के हैं ये। पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की हमने चर्चा की थी, वो कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हमने चर्चा करी थी कि वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
और विलियम बेंटिक जो है वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता, जैसा कि मैंने शुरू में भी चर्चा करी, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति यहाँ को देखने को मिलेगी आपको। तो जो बाकी की जो प्रेसिडेंसियाँ हैं, मद्रास और बम्बई, तो यहाँ पर मैंने बताया अभी गवर्नर जनरल गवर्नर यहाँ पे कार्यरत हैं। तो इनकी जो विधायिका की जो शक्तियाँ हैं, तो इनकी जो विधायिका संबंधी शक्तियाँ हैं उनको वंचित कर दिया गया, जैसा मैंने पहले बताया कि इनको वंचित कर दिया जाएगा। और जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, अब वही पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार उनको मिल गए हैं। और यही एक तरीके से केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता भी है कि भारत के गवर्नर जनरल जो हैं अब वो पूरे भारत में विधायिका के असीमित अधिकार रखते हैं। वो सारे के सारे अधिकार अब किसके पास चले गए? भारत के गवर्नर जनरल के पास चले गए। अब गवर्नरों के पास कुछ नहीं बचा, विधायिका संबंधी शक्तियाँ उनसे छीन ली गई है। तो एक तरीके से यहाँ पर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो केंद्रीय प्रशासन की जो नींव देखते हैं वह 1833 के चार्टर अधिनियम में वह उच्च स्तर पर इस तरीके से पहुँचती है, क्योंकि वह एक तरीके से जो प्रांत के जो गवर्नर हैं उनको थोड़ी बहुत जो विधायिका संबंधी शक्तियाँ थी वो भी छीन कर ली जाती है, वो भी उनसे वंचित कर दिया जाता है और वो सारी की सारी शक्तियाँ गवर्नर अकेला खुद लेके बैठ जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से सारी शक्तियाँ केंद्र को हैंडओवर कर दी जा रही है। तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, एक क्या परिवर्तन हुआ, जो पहले के कानून बनाए गए थे, जो पहले जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और जो नए कानून बनेंगे उन कानूनों को अब एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि नियामक कानून क्या हैं और एक्ट और अधिनियम क्या हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नियामक कानून क्या थे, पुराने वाले कानून, नियामक कानून नए बनेंगे, एक्ट या अधिनियम कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि विधायिका को कौन कौन से मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर है उनकी विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया, या फिर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति सर्वोच्च कहाँ देखने को मिलती है। तो 1833 चार्टर अधिनियम उन सभी प्रश्नों का उत्तर होगा। ठीक है, एक और घटना यहाँ पर घटती है जिसको अपन देखते हैं तीसरे पॉइंट के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दो तरीके के कार्य करती थी। एक तो था व्यापारिक और दूसरा था प्रशासनिक। दोनों तरह के कार्य कर रही थी ये। तो अब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसने इसके व्यापारिक कार्यों को कर दिया ख़त्म। अब इसको बना दिया विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार। ठीक है, तो एक व्यापारिक निकाय के रूप में जो की जाने वाली इसकी सभी गतिविधियाँ थी उसको समाप्त कर दिया गया है। विशुद्ध रूप से इसे प्रशासनिक निकाय बना दिया गया है। ठीक है, तो इसके तहत जो कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र थे, जो ब्रिटिश राज जो कंपनी के अधिकार वाले जो क्षेत्र थे, यानी कि जो जहाँ पर ब्रिटिश लोगों का जो कब्जा हो गया था, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आ चुके थे, कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो आ गए थे इलाके, अब उनको कंपनी के तहत नहीं, उनको अब ब्रिटिश राजशाही या उसके जो भी उत्तराधिकारी आएंगे जो ब्रिटिश में, यानी कि ब्रिटेन में, लंदन में, उसके जो उत्तराधिकारी आएंगे उन सभी के विश्वास के तहत कब्जे में रहेंगे। क्या कब्जे में रहेंगे? जो अपने अधिकार वाले क्षेत्र है, कंपनी के जो अधिकार वाले क्षेत्र हैं वह अब कंपनी के विश्वास के तहत नहीं, ब्रिटिश राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रहेंगी। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। हाँ, चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक सेकंड। चौथा पॉइंट सिविल सेवकों के लिए था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किए जाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। हालांकि ये सफल नहीं होगा क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इसका विरोध करेंगे और इस प्रावधान को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब हुआ क्या था कि जो कंपनी के अंदर कुछ पदों को लेकर के, कार्यालय में रोजगार को लेकर के, इन सभी को लेकर के
एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता था। खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती थी, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता था, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता था। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सिविल सेवकों को भर्ती किया जाता था, सिविल सेवकों को भर्ती किया जाता था। अब हुआ क्या था, समस्या ये थी कि इन सिविल सेवकों को क्या भारतीय लोग भी सिविल सेवक बन सकते हैं? तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान करने की कोशिश की, प्रयास किया कि भारतीय भी सिविल सेवक बन सकते हैं, कंपनी में किसी पद पर कार्य कर सकते हैं, कार्यालय में कार्य कर सकते हैं, रोजगार को हासिल कर सकते हैं। कहाँ? कंपनी में भारतीय लोगों के बारे में बात की जा रही है। हालांकि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो तो देते ही हैं, बाकी बात भारतीयों की थी। तो भारतीयों को भी किसी पद या कार्यालय में रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि वो प्रतियोगिता परीक्षा दे सकेंगे। तो ऐसा प्रयास था, ये प्रयास सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध कर दिया और प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो ठीक है, तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी? ये 4 मुख्य बातें थी जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस करी। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। 1833 का चार्टर एक्ट, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, और 1833 के चार्टर अधिनियम में इसको एक उच्च स्तर पर देखा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल कब बने थे? वो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो एक बात ये महत्वपूर्ण थी, ऐसे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के संदर्भ में बात की जा रही है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मद्रास और जो बम्बई के जो गवर्नर थे, किस तरीके से जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनके पास कुछ विधायिका संबंधी शक्तियाँ थी, वो भी इनसे वंचित कर दिया जाता है। इनको विधायिका संबंधी शक्तियों से इनको वंचित कर दिया जाता है, और वो सारी शक्तियाँ अब गवर्नर जनरल के पास हो जाती है। हमने एक और बात यहाँ पर डिस्कस करी कि जो पुराने वाले कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया, और जो नए कानून बनेंगे अब उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया। हमने देखा है ईस्ट इंडिया कंपनी 2 तरह के कार्य कार्यरत कर रही थी। ठीक है, तो एक था व्यापारिक कार्य, दूसरा था प्रशासनिक कार्य। व्यापारिक कार्य इसके बंद हो चुके थे, अब इसको विशुद्ध रूप से प्रशासनिक एक निकाय बना दिया गया था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या था इसका कि भारतीयों के संदर्भ में बात की जा रही थी कि क्या भारतीय भी सिविल सेवक बन सकते हैं, कंपनी में काम कर सकते हैं, किसी पद पर काम कर सकते हैं, सिविल सेवक बन सकते हैं। तो हाँ, बन सकते हैं। खुली प्रतियोगिता में उनको पास हो जाना पड़ेगा, पास होते ही वो सिविल सेवक बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रयास किया गया, ऐसा प्रावधान था इसमें, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं माने, तो उनके विरोध की वजह से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। कौन से प्रावधान को? कि भारतीयों को सिविल सेवक नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम की, जो कि अंतिम चार्टर अधिनियम होगा कंपनी के शासन के दौरान। ठीक, चलते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम की ओर। तो जैसा कि हम बात करते रहे थे, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। जैसा कि मैंने अभी बात की कि ये चार्टर जो एक्ट जो 1793 से पारित किए जा रहे हैं, 1793 को चार्टर एक्ट आया पहला, दूसरा चार्टर एक्ट आया था 1813 में, तीसरा चार्टर एक्ट आया था 1833 का, 1933 का, 1800 कहाँ से आ गया, 1833 ही था, माय मिस्टेक। तो 1833 1813 में आया तीसरा,
उसके बाद 1853 में ये चौथा वाला चार्टर, मतलब चार चार्टर एक्ट आए हैं, जिनमें से ये अब अंतिम है। ठीक है, संवैधानिक दृष्टि से इसका काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है ये। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, विशेषताओं पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों का भी यहाँ पर पृथक्करण हो जाता है, यानी कि दोनों के कार्य को अलग अलग कर दिया जाता है। विधायी कार्य अलग हो गए, प्रशासनिक कार्य अब अलग कर दिए गए। विधायी कार्य कैसे अलग कर दिए गए? तो इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद कहा जाएगा। जैसे आप केंद्रीय विधान परिषद कह दिए, आप भारतीय विधान परिषद कह दीजिए, ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया, एक शाखा के रूप में थी ये परिषद की। गवर्नर जनरल इन काउंसिल की एक तरह से एक शाखा थी, या छोटी संसद आप इसे कह सकते हैं, उसकी तरह इसने काम किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जा रही थी जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जा रही थी, मतलब किस तरीके से कानून लाना है, किस तरह से उस पर बात करनी है, किस तरह से उसे पेश करना है। एक विशेष मशीनरी या विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत थी, यानी कि सरकार यानी कि विधायकों को पहली बार किसी विशेष कार्य में के रूप में जाना गया। ठीक है, विधायिका भी एक विशेष कार्य के रूप में कार्य करती थी, विशेष मशीनरी की या विशेष प्रक्रिया के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि अब ये एक तरीके से छोटी संसद बन गई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था। दूसरी विशेषता पे हम चलते हैं। फिर से वही बात, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा की हम बात कर रहे थे, वही उसी प्रतियोगिता परीक्षा को जो यहाँ पर खुली प्रतियोगिता परीक्षा को जो है वापस आरंभ करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इसमें भारतीय नागरिकों के लिए भी इसे वापस से खोल दिया गया, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण उसे समाप्त कर दिया गया था। पिछले अधिनियम में हमने चर्चा की थी, इस वाले में वापस खोल दिया गया। और इस संबंध में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में मैकाले समिति के यहाँ पर नियुक्त की गई। ठीक है, इस समिति को देखना था कि भारतीय सिविल सेवा के संबंध में क्या ये सिफारिशें करें। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अब भारतीय जो है वह सिविल सेवक बन पाएंगे। तो कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया, कंपनी के शासन को तो विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। जैसे कैसे निश्चित समय, जैसे 20-20 साल के लिए उसको बढ़ाया जा रहा था, तो इस तरह का कोई अब कंपनी का कोई समय सीमा नहीं थी, क्योंकि इसको अब समाप्त किया जाने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगले एक्ट में हम इसको देखेंगे भी सही। तो इससे क्या स्पष्टता, इससे स्पष्टता कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। वही मैं बात कर रहा था कि क्यों समय सीमा निर्धारण नहीं की। निश्चित समय सीमा इसीलिए निर्धारित नहीं की गई। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विश्वास किसके तहत विश्वास में लिया जा रहा है, इंग्लैंड की राजशाही के तहत विश्वास के तहत कब्जा किया जा रहा है अब। ठीक है, क्यों? कंपनी के प्रभाव को क्यों कम किया जा रहा है? क्योंकि सब इसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, इसलिए बात ये थी। एक और महत्वपूर्ण बात क्या थी, जो भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद थी, इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ किया गया। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव जो है बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा की जो स्थानीय प्रांतीय सरकारें, इनके द्वारा किया जाना था। ठीक है, यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद यानी कि केंद्र के स्तर पर है, तो उसमें जो गवर्नर जनरल यानी कि जीआईसी के जो 6 नए सदस्य थे, 6 नए सदस्यों को हमने जोड़ने की अभी थोड़ी देर पहले बात भी करी थी। इन 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव, आप देख रहे हैं 4 का चुनाव जो है कहाँ से किया जा रहा है, स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा से। मतलब स्थानीय प्रतिनिधित्व अब केंद्रीय विधान परिषद में देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 जो प्रतिनिधि हैं वह अब स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुने जा रहे हैं। तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में अब स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ इस तरीके से होता है। कहाँ से जो कौन कौन सी प्रांतीय सरकारें इसको चुनेंगी, तो मैंने बताया बंगाल की, मद्रास की, बम्बई और आगरा की।
तीनों प्रेसिडेंसियाँ तो है ही सही, साथ में आगरा की भी है। ठीक है, तो ये था कंपनी का शासन जो कि समाप्त हो चुका है। क्या क्या देखा हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं। कंपनी हमने बात की थी भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की बात करी हमने। इसमें हमने शुरू किया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू किया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम गए थे ब्रिटिश शासन पर, कि ब्रिटिश शासन जो कि हमारा इतिहास रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान क्या व्यवस्था थी, किस तरह का शासन था। तो हमें यहाँ दो तरह के शासन देखने को मिले थे कि एक तो था कंपनी का शासन, एक ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं, आप देख लेना। तो कंपनी का शासन और दूसरा था ताज का शासन। तो कंपनी का शासन हमने समाप्त कर दिया है। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, इसमें हमने देखा, पहला देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा हमने देखा 1781 का बंदोबस्त कानून या संशोधन अधिनियम। ठीक, तीसरा हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट। चौथा हमने देखा 1793 का चार्टर एक्ट। पांचवा हमने देखा 1813 का चार्टर अधिनियम। छठा हमने देखा 1833 का चार्टर अधिनियम। सातवां हमने देखा 1853 का चार्टर अधिनियम। तो ये था कंपनी का शासन। उसके बाद हम बात करेंगे ताज के शासन की। ठीक है, तो ताज के शासन में हम नेक्स्ट अधिनियम देखने वाले हैं। अब 1858 से यहाँ से शुरुआत होगी, 1858 का अधिनियम आएगा। अब उसके बाद बाकी बचे हुए जो अधिनियम हैं हम उनको भी देखेंगे। 61 का जो भी आएगा, 93 का, या 1909, 1919 या 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो बचे हुए अधिनियम हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इस तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह समाप्त होगी। ठीक है, तो हमने जो पहला पढ़ा हुआ है वो पार कर लिया है। कंपनी का शासन जो है हमने ख़त्म कर लिया है। अब ताज का शासन वो है, वो भी ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लोगों को शेयर भी कर देना ताकि और लोग जुड़ सकें। धन्यवाद।